नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय शुक्ला। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसीलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। ये बात 2021 की है। जबलपुर में कैंट नाम का एक थाना है। 22 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। कैंट थाने में फोन आया कि सदर इलाके में मुर्गी मैदान में एक युवक नशे की हालत में पड़ा हुआ है। ऐसी कॉल्स वहां अक्सर आती रहती थी। इसीलिए ड्यूटी पर तैनात एसआई कन्हैया चतुर्वेदी ने इसे ज्यादा गंभीर नहीं लिया। वो अपने एक साथी पुलिसकर्मी के साथ तुरंत मुर्गी मैदान की तरफ निकल पड़े। जब दोनों मौके पर पहुंचे तो देखा कि करीब 24 से 25 साल का एक युवक आंधे मुंह जमीन पर पड़ा है। पहली नजर में लग रहा था जैसे वो पूरी तरह बेसुध है। जैसे ही पुलिस वाले उसके पास पहुंचे और उसे सीधा किया, सबके होश उड़ गए। युवक का चेहरा और सिर खून से पूरी तरह लथपथ था। अब साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण नशे का मामला नहीं है। कुछ बहुत गलत हुआ था। थोड़ी देर में यह भी साफ हो गया कि युवक की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए कन्हैया चतुर्वेदी ने बिना देर किए टीआई विजय तिवारी और बाकी सीनियर अफसरों को सूचना दी। साथ ही आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई। कुछ ही समय में फॉरेंसिक टीम के साथ टीआई विजय तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल का मंजर बता रहा था कि यहां देर रात तक शराब पी गई थी। वहां शराब की खाली बोतलें पड़ी थी, पानी के पाउच भी पड़े थे और चखने के खाली पैकेट भी बिखरे हुए थे। वहीं पास में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था जिस पर खून साफ दिखाई दे रहा था। अंदाजा लगाया गया कि शायद इसी पत्थर से युवक के सिर पर वार किया गया होगा। तब तक वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी मृतक को पहचान नहीं पा रहा था। इसके बाद एसआई कन्हैया चतुर्वेदी ने युवक के कपड़ों की तलाशी ली। उसकी पैंट की जेब से नगर निगम की एक डाक बुक मिली। जब उसे पलटकर देखा गया तो उसके अंदर एक पर्ची थी जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पर्ची में लिखे मोबाइल नंबर पर टीआई विजय तिवारी ने फोन लगाया। दूसरी तरफ से फोन उठाने वाले ने अपना नाम मलखान बताया और कहा कि वो ग्वारहाट इलाके में रहता है। जब टीआई तिवारी ने उसे बताया कि मुर्गी मैदान में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है और उसके कपड़ों से नगर निगम की डाक बुक और यही नंबर मिला है, तो मलखान एकदम घबरा गया। उसने पुलिस को बताया कि उसका जीजा अरविंद राजपूत नगर निगम में डाक लाने ले जाने का काम करता है। बात करते करते मलखान ने तुरंत अपनी बहन मनीषा को फोन लगाया और उससे पूछा कि अरविंद कहाँ है। मनीषा ने रोते हुए बताया कि वो कल अरविंद को बताकर बच्चों के साथ एक गमी के कार्यक्रम में व्हीकल फैक्ट्री इलाके गई थी और तब से अरविंद से बात नहीं हुई है। इतना सुनते ही मलखान को अनहोनी का शक हो गया। उसने मनीषा को समझाया और कहा कि तुरंत मुर्गे मैदान में आ जाओ। कुछ ही देर में मलखान, मनीषा और उनका एक रिश्तेदार ऑटो में बैठकर मुर्गी मैदान पहुंच गए। जैसे ही मनीषा की नजर वहां पड़ी लाश पर गई, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए बताया कि यही उसका पति अरविंद है। मौके पर मौजूद हर शख्स का दिल बैठ गया। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या का मामला है। लाश की पहचान होने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। उस वक्त मनीषा की हालत बेहद खराब थी, इसीलिए उससे कोई बयान लेना मुमकिन नहीं था। घटना को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो अभी भी गहरे सदमे में थी। इसी दौरान उसने एक बार घर पर खुदकुशी करने की भी कोशिश की, जिसकी जानकारी कैंट पुलिस को मिल गई। हालात ऐसे थे कि पुलिस भी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल रही थी, लेकिन मामला काफी सीरियस था और सच्चाई तक पहुंचना बेहद जरूरी था। इसी को देखते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर नगर की सीएसपी भावना मारवी ने इस मर्डर केस की जांच के लिए एक खास टीम बनाई। इसके बाद कैंट थाना प्रभारी टीआई विजय तिवारी ने मनीषा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई।
जिसमें दो ऐसे नंबर सामने आए जो काफी सस्पिशियस लग रहे थे। यहां से केस ने एक नया मोड़ ले लिया। इन मोबाइल नंबरों की लोकेशन निकाली गई तो पुलिस को पता चला कि एक नंबर आकाश विनोदिया का है जो सिविल लाइंस जबलपुर में रहता है, और दूसरा नंबर खेमचंद यादव का जो बांदा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। कैंट पुलिस ने सबसे पहले राज यादव के मोबाइल को सर्विस लाइंस पर डाला। जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन यानी 21 जनवरी को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक उसकी लोकेशन लगातार जबलपुर में ही थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम खेमचंद की तलाश में बांदा पहुंची, लेकिन तब तक वो अपने गांव बेनीपुर जा चुका था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और तड़के उसके घर पर दबिश दी, लेकिन वो पिछले दरवाजे से भाग निकला। पूरे दिन आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की गई, लेकिन वो हाथ नहीं आया। पूछताछ में उसके पिता ने बताया कि खेमचंद शायद अपने बड़े भाई के पास सूरत चला गया है। पूछताछ के दौरान ये भी सामने आया कि पिता को राज और मनीषा के प्रेम संबंधों के बारे में पहले से जानकारी थी। उसने बताया कि जून 2020 में मनीषा आंखों के इलाज का बहाना बनाकर चित्रकूट आई थी और दोनों करीब 5 दिन तक एक होटल में साथ रुके थे। उस वक्त उसने मनीषा को समझाया भी था कि वो अपना वैवाहिक जीवन खराब ना करे, लेकिन दोनों के बीच बातचीत फिर भी चलती रही। लेकिन मनीषा तो राज के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। राज ने चालाकी से अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पुलिस के लिए उसे ट्रेस करना काफी मुश्किल हो गया। पुलिस उसका मोबाइल जब्त तो कर लाई, लेकिन उससे कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा। इधर जब कैंट पुलिस पर ऊपर से दबाव बढ़ा तो टीम आकाश विनोदिया की मोबाइल लोकेशन पर पहुंची। जांच करते करते पुलिस जबलपुर के सिविल लाइंस इलाके में पहुंची, जहां पता चला कि वो नंबर एक रिटायर्ड मेडिकल नर्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। उम्र ज्यादा होने की वजह से वो अब ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। उन्होंने खुद को इलाके की भजन मंडली की अध्यक्ष बताया और मनीषा या अरविंद से किसी भी तरह की पहचान से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि ये सिम कार्ड उनका नहीं बल्कि उनके भतीजे आकाश ने दिलवाया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आकाश इस सिम का इस्तेमाल कभी नहीं करता। अब पुलिस के लिए मामला और उलझता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अरविंद के मर्डर में इस बुजुर्ग महिला का कनेक्शन कैसे हो सकता है। जब पुलिस ने उनसे सीधा सवाल किया क्या उनके मोबाइल से कोई और बात करता है, तो उन्होंने बताया, हाँ, हमारी भजन मंडली में एक लड़का है विक्की पंडा, वही ढोलक बजाता है। कई बार वो मेरा फोन लेकर घंटों बात करता रहता है। यहीं से कहानी ने एक और नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने जब विक्की पंडा के बारे में पता लगाया तो शाम के वक्त वो देवी मंदिर में आरती के कार्यक्रम में मिल गया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि मनीषा उसकी मेमेरी बहन है, लेकिन अब तक पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि अरविंद की हत्या में इन दोनों का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले आई। शुरू में तो विक्की और मनीषा दोनों ही अनजान बनने लगे, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। लेकिन जब पुलिस ने दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर सख्ती से पूछताछ की तो ज्यादा देर तक झूठ नहीं चल पाया। धीरे धीरे दोनों टूट गए और आखिरकार उन्होंने पूरी सच्चाई उगल दी। अरविंद राजपूत का घर मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में घमापुर इलाके में सरकारी कुएं के पास था। 49 साल का अरविंद जबलपुर नगर निगम के आधारताल जोन में डाक रनर के तौर पर काम करता था। उसके परिवार में उसकी 30 साल की पत्नी मनीषा, एक 7 साल की बेटी और 5 साल का बेटा था। करीब 10 साल पहले तक उसके माता पिता जिंदा थे, लेकिन उस समय भी घर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पूरा घर बड़े भाई की कमाई से चलता था। जब बड़े भाई की शादी हो गई तो वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। इसके बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह अरविंद पर आ गई। अरविंद पढ़ाई में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था, बस हायर सेकेंडरी तक ही पढ़ सका। उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन ना तो उसे कोई ढंग की नौकरी मिल रही थी और ना ही उसकी शादी हो पा रही थी। इसी वजह से उसकी जिंदगी धीरे धीरे परेशानियों से भरती चली गई। आखिरकार साल 2012 में
अरविंद को जबलपुर नगर निगम में दिहाड़ी पर काम मिल गया। उसी साल जब अरविंद की उम्र करीब 40 साल थी, उसकी शादी मनीषा ठाकुर से हुई, जिसे घर में सब प्यार से बबली भी कहते थे। मनीषा उस वक्त सिर्फ 21 साल की थी। बचपन में ही उसकी मां का देहांत हो गया था। इसके बाद उसके पिता ने उसकी सगी मौसी से दूसरी शादी कर ली थी। उसी मौसी ने मनीषा को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। मनीषा ने मैट्रिक तक पढ़ाई की थी। रंग रूप अच्छा था, कद काठी भी सलीकेदार थी, इसीलिए देखने में वो काफी आकर्षक लगती थी। उसके दो भाई थे। छोटा भाई गवारी घाट में एक रेस्टोरेंट चलाता था, जबकि बड़ा भाई दूसरी जाति की लड़की से प्रेम विवाह कर चुका था और परिवार से अलग रहता था। अरविंद अपनी पत्नी मनीषा का काफी ख्याल रखता था, लेकिन मनीषा का स्वभाव उससे बिल्कुल अलग था। वो चंचल थी, खुलकर जीना चाहती थी। सजना संवरना और घूमना फिरना उसे बेहद पसंद था। वही अरविंद उम्र में उससे काफी बड़ा था और पुराने ख्यालों वाला सादा जीवन जीने वाला वो इंसान था। ऐसे में मनीषा मन ही मन खुद को उस रिश्ते में बंधा हुआ महसूस करने लगी। साल 2016 में नगर निगम ने अरविंद की नौकरी पक्की कर दी। समय के साथ उनके घर एक बेटी और एक बेटा हुआ। जब तक अरविंद के माता पिता जिंदा थे, मनीषा उसकी सेवा में लगी रहती थी। अरविंद रोज सुबह टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता और शाम को घर लौटता। इधर मनीषा का मन जब भी करता वो बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदारों या जान पहचान वालों के यहाँ चली जाती थी। जब मनीषा लोगों को फेसबुक और यूट्यूब चलाते देखती तो मन में ख्याल आता कि काश उसके पास भी ऐसा फोन होता। धीरे धीरे ये इतनी जरूरत बन गई कि एक दिन उसने अरविंद से कह ही दिया, मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए। अरविंद के पास खुद का कोई मोबाइल नहीं था और इतनी आमदनी भी नहीं थी कि महंगा फोन ले सके। फिर भी उसने पत्नी को खुश करने के लिए पैसे जोड़कर फोन ले दिया। साथ ही अरविंद ने ऑफिस के एक दो दोस्तों के नंबर भी मनीषा को दे दिए, ताकि जब मनीषा को अरविंद से बात करनी हो तो वो उन नंबरों से कॉल कर ले। धीरे धीरे मनीषा पूरा दिन मोबाइल में ही लगी रहती। उसने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया और अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें डाल दी। उन्हें देखकर लोग लाइक और कमेंट करने लगे और मनीषा को बहुत मजा आने लगा। उसने कई लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी स्वीकार कर ली। अरविंद जब दिन भर काम के बाद घर आता तो देखता कि मनीषा बच्चों के पास बैठी मोबाइल में बिजी है। उसे यह देखकर अच्छा लगता कि पत्नी खुश है, लेकिन सच ये था कि 49 साल का अरविंद उम्र और शराब की आदत की वजह से अब कमजोर हो गया था। वही मनीषा अभी सिर्फ 29 साल की जवान लड़की थी। धीरे धीरे अरविंद को लगता कि अब वो मनीषा को वो सब नहीं दे पा रहा जिसकी उसे जरूरत थी। अरविंद अब मनीषा की सारी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मनीषा का ध्यान धीरे धीरे फेसबुक और सोशल मीडिया की दुनिया की तरफ खींचने लगा। वो बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी लड़के को अपना फ्रेंड बना लेती थी। फेसबुक पर नए दोस्त बनाना और सोशल मीडिया पर चैट करना उसका शौक बन गया था। 2019 के मार्च में एक दिन मनीषा घर के काम खत्म करके बिस्तर पर आराम कर रही थी। तभी उसका मोबाइल बजा। शुरू में उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने राज यादव नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की थी। मनीषा ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई फेसबुक फ्रेंड उससे फोन पर सीधे बात करेगा। धीरे धीरे ये दोस्ती उसके लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन बन गई। फेसबुक पर चैट करना, नए दोस्त बनाना और उनके साथ बातें करना उसका रोजमर्रा का शौक बन गया। पति अरविंद दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहता और मनीषा अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही बिताती। उस दिन भले ही उसने फोन डिस्कनेक्ट करके राज से दूरी बना ली थी, लेकिन राज पीछे नहीं हट रहा था। वो रोज किसी न किसी बहाने मनीषा को फोन करने लगा। फेसबुक मैसेंजर पर कभी प्यार भरी बातें भेजता तो कभी उसकी पोस्ट पर कमेंट करके अपना ध्यान खींचता। धीरे धीरे मनीषा को भी राज से बात करना मजेदार लगने लगा। फोन पर शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मनीषा अब रोज राज के कॉल का इंतजार करती। अगर कभी राज फोन करना भूल जाता तो मनीषा खुद उसे कॉल करके प्यार भरी बातें करती।
कई बार तो दोनों वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को देखकर मस्ती और बातें भी करते थे। राज और मनीषा का प्यार बढ़ता गया और एक दिन राज मनीषा से मिलने जबलपुर आ गया। उस समय अरविंद ऑफिस में था और उसके दोनों बच्चे बड़े भाई के घर पर गए हुए थे। मनीषा ने राज को देखा तो कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह गई। राज मनीषा को बताता रहा कि उसका नाम खेमचंद यादव है, लेकिन घर वाले उसे राज कहते हैं। राज ने फेसबुक मैसेंजर और वीडियो कॉल के जरिए मनीषा से कई बार बात की थी, लेकिन जब उसने पहली बार खूबसूरत मनीषा को सामने से देखा तो वो अपना होश खो बैठा। मनीषा भी लंबे समय से उससे मिलने का सपना देख रही थी और जब उसे मौका मिला उसने भी राज का पूरे मन से साथ दिया। शाम को अरविंद जब काम से लौटा तो घर में एक अनजान आदमी को देखकर उसे हैरानी हुई। मनीषा ने उसे बताया कि ये उसकी बचपन की सहेली के जीजा हैं, जो किसी काम से बांदा से जबलपुर आए हैं। अरविंद ने बिना किसी शक के साथ उसका स्वागत किया और उसे अपना मेहमान मान लिया। अरविंद ने राज को घर में रखा और सबने साथ में समय बिताया। अगले दिन अरविंद ने राज को भेड़ाघाट घुमाने ले गया और वहां का जलप्रपात दिखाया। शाम को सभी साथ बैठकर शराब पिए और हंसी मजाक किए। इसके बाद राज हर महीने या 1.5 महीने में किसी काम का बहाना बनाकर मनीषा से मिलने जबलपुर आने लगा। जब वो आता तो अरविंद के साथ बैठकर शराब पीता और बच्चों पर भी खर्च करता। मगर मनीषा और राज की प्रेम कहानी ज्यादा दिनों तक समाज की नजरों से नहीं छिप सकी। जब अरविंद के बड़े भाई को यह पता चला तो उसने राज के इस तरह मनीषा से मिलने जुलने पर आपत्ति जताई। अरविंद के मन में भी शक उठता रहता था, लेकिन वो खुद को ये समझा लेता था कि मनीषा उसे और उसके बच्चों को बहुत प्यार करती है। खेमचंद यानी राज गुड़गांव की एक कंपनी में काम करता था। मनीषा की बुआ का लड़का प्रदीप ठाकुर, जिसे सब विक्की पंडा कहते थे, सिविल लाइंस के उपहार अपार्टमेंट में रहता था। वो खुद को देवी का भक्त बताता था और धार्मिक कामकांड और तंत्र मंत्र के बहाने लोगों से पैसे ऐंठकर अपना और घर का खर्च चलाता था। इसके अलावा वो स्थानीय भजन मंडली में ढोलक बजाता था। विक्की पंडा अपने ममेरी बहन मनीषा से 20,000 रुपए और उसके पति अरविंद से 13,000 रुपए उधार ले चुका था, लेकिन वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी अरविंद या मनीषा उससे पैसे मांगते, वो सिर्फ यही बहाना बनाता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। विक्की को मनीषा और खेमचंद यानी राज के नाजायज रिश्तों का भी पता था। एक बार उसने मनीषा को चेतावनी दी कि अगर उसने पैसे मांगे तो वो जीजा अरविंद को सब सच बता देगा। इस डर की वजह से मनीषा उससे पैसे मांगने में डरने लगी। धीरे धीरे मनीषा राज के साथ विक्की पंडा से मिलने जुलने लगी। मनीषा और राज विक्की से अपनी शादी की बात भी बताते रहते थे। एक दिन विक्की पंडा ने मंदिर में पूरे तरीके से राज से मनीषा की मांग में सिंदूर भरवाकर उसकी शादी करा दी। मनीषा और राज अपने प्यार में इतना खो चुके थे कि देह सुख के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कभी कभी उनके मन में ये ख्याल आता कि दोनों घर से भाग जाएं, लेकिन मनीषा सोचती कि राज बेरोजगार है, आखिर उसे कितने दिन तक खिलाएगा। मनीषा को अरविंद से ज्यादा अपने बच्चों की भी चिंता थी। उसको पता था कि अगर वो बच्चों को छोड़कर राज के साथ भाग गए तो अरविंद उनका ख्याल नहीं रख पाएगा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कई बार मनीषा के मन में ये ख्याल आता कि अरविंद की हत्या कर दे, लेकिन अगले ही पल वो डर जाती। आखिरकार मनीषा इस फैसले पर पहुंच गई कि अब अरविंद को रास्ते से हटाना ही होगा। उसे लगने लगा था कि अगर अरविंद मर गया तो उसकी नौकरी उसे मिल जाएगी और वो राज के साथ आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि पूजा के प्रसाद में जहर मिलाकर अरविंद को मार दिया जाए, लेकिन विक्की पंडा ने यह कहकर मना कर दिया कि प्रसाद तो और लोग भी खा सकते हैं, इससे मामला बिगड़ सकता है। इसके बाद तीनों ने मिलकर दूसरा तरीका सोचा, अरविंद को शराब पिलाकर मारने का। विक्की पंडा इस साजिश में इसीलिए भी शामिल हो गया था क्योंकि उसने मनीषा और अरविंद से कुल 33,000 रुपए उधार ले रखे थे। उसे लगने लगा कि अरविंद रास्ते से हट गया
तो उससे पैसे मांगने वाला कोई नहीं रहेगा। इसके बाद मनीषा ने सारी बात राज को समझाई और उसके आने जाने की व्यवस्था कर दी। 21 जनवरी 2021 की सुबह राज जबलपुर पहुंच गया। दोपहर में मनीषा, राज और विक्की तीनों टैगोर गार्डन में मिले और काफी देर तक बैठकर अरविंद को मारने की पूरी योजना बनाई। तय हुआ कि पहले उसे शराब पिलाई जाएगी और फिर किसी तरह उसकी जान ले ली जाएगी। योजना बनने के बाद विकी पंडा अपने घर चला गया, जबकि मनीषा और राज ऑटो रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। कुछ दिन पहले अरविंद ने जबलपुर की एक मोबाइल शॉप से किस्तों में राज के लिए एक महंगा फोन दिलवाया था। फोन की किस्त राज हर महीने अरविंद को देकर चुकाया करता था। रेलवे स्टेशन से मनीषा ने अरविंद के ऑफिस में फोन करके बताया कि राज मोबाइल की किस्त देने जबलपुर आया है और रात की ट्रेन से वापस जाएगा। अरविंद ने जल्दी से अपने काम निपटाए और शाम करीब 5 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर अरविंद की मुलाकात राज से हुई। राज ने कहा कि वो रात 9 बजे ट्रेन पकड़कर वापस जाएगा, लेकिन पहले दोनों कहीं बैठकर शराब पी लेंगे और खाना खाकर ट्रेन फिर पकड़ लेंगे। शराब पीने की बात पर अरविंद मान गया। दोनों रेलवे स्टेशन से पैदल सदर की तरफ चले। थोड़ी दूर जाकर राज ने वाइन शॉप से शराब की बोतल खरीदी। पास की दुकान से पानी की बोतल, डिस्पोजेबल गिलास और चखने के पैकेट लेकर दोनों पेट्रोल पंप के पीछे मुर्गी मैदान में सुनसान जगह पर शराब पीने बैठ गए। तब विकी पंडा भी वहां आ पहुंचा। अरविंद को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस नौकरी को पाने के लिए उसने सालों मेहनत की थी, वही नौकरी अब उसकी जान के लिए खतरा बन जाएगी। राज और विकी चालाकी से इस तरह का पैक बना रहे थे कि अरविंद ज्यादा से ज्यादा शराब पी सके। धीरे धीरे शाम हो गई और शराब पीते पीते लगभग 7:30 का समय हो गया। इस बीच अरविंद का नशा अपने पूरे स्वभाव पर था। तब तक राज ने पास पड़े एक बड़े से पत्थर से अरविंद के सिर पर हमला कर दिया। सिर से खून बहने लगा और थोड़ी देर तड़फड़ाने के बाद वो ढेर हो गया। जब राज और विकी को यकीन हो गया कि अरविंद मर चुका है, तो दोनों वहां से भाग निकले। राज जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन लग चुकी थी। वो ट्रेन में बैठ गया और रात 9 बजे ट्रेन जबलपुर से रवाना हो गई। 19 जनवरी 2021 को जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद की हत्या का खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अरविंद की हत्या मनीषा के इशारे पर विकी पंडा की मदद से राज यादव ने की थी। एसपी ने यह भी कहा कि राज को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद कैंट थाना पुलिस ने मनीषा और विकी पंडा को कोर्ट में पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया। मनीषा और विकी जेल जाने के बाद पुलिस राज की तलाश में जुट गई। राज के घर से जब्त उसके मोबाइल की जांच की गई तो उसमें मनीषा और राज की आपत्तिजनक हालत में कई तस्वीरें मिली, जो उनके नाजायज संबंधों को साबित कर रही थी। पुलिस टीम ने राज के पिता से सूरत में रहने वाले उसके बड़े बेटे का नंबर लिया और उनसे संपर्क किया। पहले तो भाई ने कहा कि राज वहां नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने दबाव डाला तो उसने भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही राज को लेकर जबलपुर आएगा। राज और उसका बड़ा भाई 3 से 4 दिन तक पुलिस को गुमराह करते रहे। जबलपुर पुलिस की टीम ने आखिरकार सूरत जाकर छापेमारी की और राज यादव को पकड़ लिया। पुलिस ने राज से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अरविंद की हत्या की पूरी कहानी बता दी। पुलिस ने खेमचंद यादव उर्फ राज के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 120 के तहत केस दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। अरविंद और मनीषा के दोनों बच्चों को जबलपुर के गवारी घाट में रहने वाली उनकी नानी के पास सौंप दिया गया। मनीषा, जिसने नौकरी की चाहत में अपने पति की हत्या कर दी, उसका नौकरी का सपना अधूरा रह गया। अपनी तुच्छ इच्छाओं और सोशल मीडिया की चमक में खोकर उसने अपने मासूम बच्चों को बेसहारा कर दिया। अब मनीषा अपने प्रेमी खेमचंद और भाई प्रदीप उर्फ विकी पंडा के साथ जेल में है। अंत में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि वो सिर्फ अपनी तुच्छ इच्छाओं के लिए गलत रास्ता अपनाना हमेशा भारी पड़ता है और परिवार के साथ किए गए फैसले पूरे जीवन को बदल सकते हैं।
और आज की दूसरी कहानी महाराष्ट्र के धुले की है। धुले शहर के दक्षिण में औद्योगिक इलाके के पास मोहाड़ी उपनगर का वाल्मीकि नगर है। वहीं लीलाबाई हीरामण सूर्यवंशी रहती थी। लीलाबाई का जन्म गरीब माता पिता के घर हुआ था। बाद में उनकी शादी भी एक गरीब मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी से हुई। उनका एक बेटा था। गरीबी शुरू से ही उनके साथ रही, लेकिन इसके बावजूद लीलाबाई और उनके पति ने अपने बेटे की परवरिश पूरे मन से की और उसे अच्छे संस्कार दिए। बेटे को बड़ा होते देखकर उन्हें उम्मीद थी कि उसका भविष्य उनका जीवन बदल देगा। इसी उम्मीद पर लीलाबाई और उसका पति हर दिन मेहनत करते रहे। गरीबी में गुजरती जिंदगी के बीच एक दिन लीलाबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति हीरामठ सूर्यवंशी अचानक बेटे और पत्नी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पति की मौत ने लीलाबाई को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन बेटे की खातिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हर तकलीफ सहते हुए बेटों को बड़ा किया। मन में बस यही उम्मीद थी कि एक दिन बेटा बड़ा होकर उनकी सारी परेशानियां दूर कर देगा और उन्हें सुकून भरी जिंदगी देगा। समय बीता, बेटा जवान हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटे ने अचानक आत्महत्या कर ली। ये खबर लीलाबाई के लिए आखिरी झटका थी। अब वो सचमुच बिल्कुल अकेली पड़ गई और अंदर से पूरी तरह से टूट गए। लगातार आई परेशानियों ने लीलाबाई को पूरी तरह धक्का दे दिया था। अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। मेहनत मजदूरी करके पेट भरने की हालत भी नहीं रही। इसीलिए मजबूरी में उसे भीख मांगनी पड़ी। भीख मांगते हुए लीलाबाई की हालत मोहाड़ी के लोगों को अच्छी तरह पता थी। जन्म से लेकर अब तक गरीबी में जिंदगी गुजार चुकी करीब 70 साल की लीलाबाई पर बुरा वक्त पूरी तरह हावी हो चुका था। 14 दिसंबर 2025 का दिन था। सूरज निकल चुका था, लेकिन लीलाबाई के घर से कोई हलचल नहीं दिखी। रोज की तरह पानी भरने के लिए उसे नल तक जाना चाहिए था, मगर वो घर से बाहर नहीं निकली। पड़ोसन जब पानी लेने नल पर गई और देखा पानी आ रहा है, तो वो लीलाबाई के घर पहुंची। अंदर जाकर देखा तो लीलाबाई अपने छोटे से घर में बेहोश पड़ी थी। पड़ोसन ने उसकी हालत देखकर बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाया और पूरे इलाके के लोगों को सब कुछ बताया। उत्सुकता से वाल्मीकि नगर के लोग लीलाबाई के घर पहुंचे और तब उन्हें पता चला कि लीलाबाई दुनिया छोड़ गई हैं। वहां मौजूद लोगों ने यह खबर मोहाड़ी पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर शिल्पा पाटिल को दी। लीलाबाई अपने घर में मृत पड़ी होने की खबर जैसे ही इंस्पेक्टर शिल्पा पाटिल को मिली, उन्होंने अपने साथियों के साथ तुरंत वाल्मीकि नगर पहुंचकर घटना स्थल देखा, जहां लीलाबाई पड़ी थी। वहां जमा भीड़ को हटाकर पुलिस ने पंचनामा शुरू किया। लीलाबाई अक्सर गैस चूल्हे पर खाना बनाती थी। पुलिस ने घर में गैस चूल्हे को तो देखा, लेकिन सिलेंडर गायब था। भले ही लीलाबाई मुश्किल में रहती थी, उसके पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते थे। कई महिलाएं उसके घर आती रहती थी। इस दौरान पुलिस ने देखा कि लीलाबाई के घर की कुछ जरूरी चीजें गायब थी। पुलिस ने इसे भी गंभीरता से नोट किया और अपने पंचनामे में दर्ज किया। पड़ोसियों की मदद से मोहाड़ी पुलिस ने लीलाबाई का शव धुले के सरकारी अस्पताल में भेजा। मेडिकल जांच में शुरुआती तौर पर पता चला कि लीलाबाई के निजी अंग से खून बह रहा था और उसका गला घोटा गया था। शुरुआती जांच से यह भी पता चला कि उसके साथ गलत काम किया गया और उसकी हत्या की गई। ये खबर मोहाड़ी इलाके में फैलते ही लोग बहुत गुस्से में आ गए। खासकर महिलाएं इस घटना से और भी ज्यादा नाराज थी। एक भीख मांगने वाली 70 साल की महिला के साथ बुरा और गलत काम करके उसकी हत्या की खबर मोहाड़ी गांव में हवा की तरह फैल गई। लोग इस घटना के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपनी अपनी दुकानें बंद कर दिए। मोहाड़ी की महिलाएं तो खुद ही सड़क पर उतर आई और रास्ता रोककर आंदोलन शुरू कर दिया। गांव में बढ़ते गुस्से को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीकांत देवरे, अपर पुलिस अधीक्षक अजय देवरे और उपाधीक्षक राजकुमार उपासे अपने साथियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। धुले नगर निगम के चुनाव के समय शहर का माहौल बिगड़ने न पाए, इसलिए शहर में आए पालक मंत्री
जय कुमार रावल ने दूल्हे के विधायक अनूप अग्रवाल के साथ मिलकर लीलाबाई सूर्यवंशी के घर जाकर गुस्साए हुए लोगों को शांत करने की कोशिश की। पालक मंत्री जय कुमार रावल ने पुलिस को आदेश दिया कि जो भी नराधम लीलाबाई के साथ गलत काम करके उसकी हत्या का कारण बना, उसे तुरंत पकड़ो, उस पर मामला दर्ज करो और जल्दी से जल्दी अदालत में कार्रवाई करके उसे सजा दिलाने की कोशिश करो। इस गंभीर घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे ने मोहाड़ी के उपाधीक्षक राजकुमार उपासे की अध्यक्षता में एक टीम बनाई। इसमें पुलिस निरीक्षक समाधान वाघ, दीपक पाटिल और शिल्पा पाटिल शामिल थे। टीम को यह काम सौंपा गया कि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाएं, आरोपी को पकड़ें। अपराधी ने घटना स्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन घर में एक कलाई घड़ी मिली। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। घड़ी की फोटो मोहाड़ी इलाके में एक व्हाट्सएप के खुफिया ग्रुप में शेयर की गई। एक खुफिया मुखबिर ने उसे पहचान लिया और पुलिस इंस्पेक्टर श्रीराम पवार को संदिग्ध के बारे में जानकारी दी। सस्पिशियस आरोपी के घर और उसके आने जाने वाले जगहों पर तलाशी ली गई, लेकिन वहां वो नहीं मिला। बाद में जानकारी मिली कि आरोपी 25 साल के सागर राजू कोली महबूब सुभानी दरगाह के पास सूरत बायापास पर है। पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में सागर कोहली नामक युवक को धर पकड़ लिया। शुरुआत में उसने टाल मटोल वाले जवाब दिए और कई सवालों के बावजूद कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने उसका भरोसा जीतकर और धैर्य से पूछताछ करने के बाद उसने आखिरकार हत्या करना कबूल कर लिया। पूछताछ में सागर ने अपना अपराध कबूल किया। उसने बताया कि घटना वाली रात आरोपी अपने घर के पास ही रहने वाले लीलाबाई हीरामठ सूर्यवंशी के घर चोरी करने गया। उसने घर के डब्बे और घरेलू गैस सिलेंडर चोरी करने की कोशिश की। सिलेंडर का रेगुलेटर निकालते समय लीलाबाई जाग गई और जब उसने विरोध किया तो अपराधी ने एक नुकीले औजार से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लोकल क्राइम ब्रांच ने घटना स्थल पर मिली एक कलाई घड़ी के आधार पर हत्या का मामला सुलझा लिया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक उसका मकसद केवल चोरी था और आगे की जांच में पता चलेगा कि और कुछ था या नहीं। लीलाबाई सूर्यवंशी के हत्यारे सागर कोहली को पकड़ने के बाद इलाके में लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बिल्कुल समाज की उस सच्चाई को दिखाने वाली थी जहां सबसे कमजोर इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित है। लीलाबाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर किसी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक गरीब, बुजुर्ग और बेसहारा लोग ऐसे ही दर्द सहते रहेंगे। उसकी मौत एक चेतावनी है कि इंसानियत को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। समाज में सबसे कमजोर, गरीब और अकेले लोगों की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सिर्फ पुलिस या सरकार पर छोड़ देना काफी नहीं होता। मोहल्ला और समाज अगर समय रहते सजग रहे तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। लीलाबाई की जिंदगी बताती है कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा इंसान को मजबूत बनाती है, लेकिन आखिरी समय में साथ और सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बुजुर्गों, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील होना ही सच्ची इंसानियत है। सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें तो ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। ये कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं।